नमस्कार। कुछ रोज पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी जो कि आई थी SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड द SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड से, जिसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट है उसको यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अधीन ले लिया, या फिर ये कह लीजिए जैसा आपको यहां पर टाइटल भी दिख रहा होगा, देयर वाज सप्रेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दीज कंपनीज। इन दोनों एनबीएफसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक सेक्शन 45 IE2 एंड द सेक्शन 45 IE1 के तहत, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइंड है, इसके तहत इन दोनों कंपनीज को यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया और उनकी पावर्स को बिल्कुल खत्म कर दिया कि किनकी पावर्स, यानी कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को खत्म किया गया। आखिरकार ये कदम क्यों उठाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आखिरकार क्या नीड आई कि इन दोनों कंपनीज को यहां पर अपने अंडर लाना पड़ा या इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ा? इसी के ऊपर आज मैंने पूरी वीडियो ये बनाई है। इस वीडियो में हम कुछ और बातें सीखेंगे, कुछ और बातें भी समझेंगे विच आर रिलेटेड टू द एनबीएफसी। आखिरकार एनबीएफसीज क्या होती हैं और एनबीएफसीज यहां पर किस तरह से एक नॉर्मल बैंक से आपकी डिफर होती हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपका देखने को मिला था और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कंसेप्ट को समझने से पहले आपको मैं लेकर चलता हूं आखिरकार ये केस हुआ कैसे था और ये केस आया कहां से था। और इसी न्यूज के बाद जब ये न्यूज आई थी आपकी SREI इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसके तहत आपको ये पहले न्यूज ही देख लेते हैं, जिसके तहत आपका रजनीश शर्मा जी, जो कि एक्स CGM है बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनको अपॉइंट किया गया था एडमिनिस्ट्रेटर। एक ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रजनीश शर्मा जी। और इसी न्यूज के बाद कुछ दिन बाद या कह लीजिए उसी दिन यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किए गए थे रजनीश जी, उनके अंडर रजनीश शर्मा जी के अलावा 3 मेंबर्स को और अपॉइंट किया गया था उनकी एज अ एडवाइजरी के फॉर्म में, जिनके नाम थे R सुब्रमण्यम कुमार, TT श्रीनिवास राघवन एंड श्री फारूक एंड सुबेदार। इन तीनों को भी अपॉइंट किया गया था। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब कुछ इसकी हिस्ट्री में लेके चलता हूं। आखिरकार SREI इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये कैसे इनिशिएट हुआ था, तो क्यों इतनी ये दुविधा में फंस गया और आखिरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाया? ये शुरुआत हुई थी आपकी जब ये आपने कुछ साल पहले एक दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, ये कंपनी काफी ज्यादा मुसीबत में आई थी। DHFL के नाम से आपने सुना होगा इस न्यूज को। और उसके बाद बहुत सारी फर्म्स यहां पर और एनबीएफसी जो हैं, जो इसी फील्ड से जुड़ी हुई थी या फिर दूसरे फील्ड से जुड़ी हुई थी, वो भी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस का उनको इंपैक्ट उन पे भी पड़ा। और जो ये SREI है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस को तब देखने को मिला जब यहां पर कोविड आया था। कोविड यहां पर जब फर्स्ट फेज की हम बात करें, जो कोविड फर्स्ट आया था तब की मैं बात करूं, तो तब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके यहां पर रुक गए थे। अब ये जो कंपनी है, ये जो एनबीएफसी है, ये बेसिकली किस फील्ड में काम करती है? ये काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, यानी कि जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कोई आपका हॉस्पिटल बन रहा है, कोई बड़े मॉल बन रहा है या कोई रोड्स बन रही हैं, इस तरह के कामों के लिए ये कंपनी फाइनेंस करती है, ये कंपनी लोन देती है। और दूसरी कंपनी सिराई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि जो भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनको यहां पर खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इसका ये काम था। अब ये कंपनीज बेसिकली इस फील्ड में थी, जो फील्ड आपका कोविड की वजह से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुकेंगे तो साथ ही साथ इक्विपमेंट भी उनके नहीं परचेज होंगे, सेल नहीं होगा तो कुछ नहीं हुआ। पूरा का पूरा यहां पर बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया था ये सारा काम। और सिरई जो है, ये कंपनी जो है, इस कंपनी ने भी बहुत हजारों करोड़ के लोन लिए हुए थे किसी बैंक से या फिर किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो अगर आगे आने वाला जो भी आपने काम असाइन किया हुआ है, जिस काम के लिए आप फाइनेंस दिया है, वहां से आपका पैसा नहीं आ पा रहा, तो आप फिर फर्दर पैसा कैसे दोगे? यहीं से इनकी मुसीबत शुरू हुई जब यहां पर कोविड का फर्स्ट फेज आया या कोरोना की पहली लहर जो आई थी, जहां पर इनके सारे प्रोजेक्ट रुक गए और इसी वजह से यहां पर इनके ऊपर काफी मुसीबत आई।
और फाइनली इसी चीज को कम करने के लिए सिरई ने यहां पर अप्लाई किया एनसीएलटी के पास, दैट इज ए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। उन्होंने आईबीसी के तहत, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत उन्होंने अप्लाई किया कि हम लोगों का पैसा यहां पर देने में सक्षम नहीं है और इसलिए आप हमें कुछ ना कुछ इसमें छूट दे दीजिए, कुछ हमें समय दे दीजिए। अब आप सोचोगे सर एनसीएलटी क्या होता है? एनसीएलटी, जैसा मैंने इसका पूरा नाम बताया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक ऐसी संस्था है जो कि काम करती है आपकी किसमें, जो कि काम करती है किसी ना किसी कंपनी का केस लड़ने में। कोई भी कंपनीज अगर किसी भी तरह का उन पे केस चलता है या फिर वो केस अगर करना चाहती है तो एनसीएलटी में ही जाया जाएगा उसका केस। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक ऐसा माध्यम है या फिर एक ऐसा तरीका है जिससे एक काफी आजकल इफेक्टिव माना जाता है। कोई भी अकाउंट अगर बैंक का एनपीए हो जाता है तो इस एक्ट के तहत वो काम कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत यहां पर उस पूरे के पूरे एनपीए अकाउंट को रिजॉल्व करने में मदद मिल जाती है। खैर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड फिर हम बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आपको फिलहाल समझा देता हूं एनसीएलटी किस तरह से फंक्शन किया। एक कोई भी कंपनी जो कि दिवालिया हो चुकी है, दिवालिया इन द सेंस कि यहां पर जो सिरई थी उसने अपना मान लिया कि मैं पैसा चुकाने में सक्षम नहीं हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ मेरे लिए कुछ छूट दे दी जाए या इस पूरे के पूरे मुद्दे को रिजॉल्व किया जाए, किस तरह मेरी मदद की जाए। तो इसके लिए वो एनसीएलटी पहुंची और एनसीएलटी ने यहां पर जितने भी लोग थे, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे जिसको इसराइल ने पैसा देना था, उनमें से काफी सारे इंस्टीट्यूशंस मान भी गए थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें समय ले लीजिए, इतना समय ले लीजिए, आप हमें पैसे दे दीजिएगा बाद में। मगर बहुत जो बड़े बड़े बैंक्स थे जिन्होंने लोन लिया और जिनसे लोन लिया होता वो नहीं माने और इसलिए सरई यहां पर था जो कि पैसे देने में सक्षम नहीं रहा। और फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह बहुत ही कड़ा कदम उठाना पड़ा जिसके तहत यहां पर सरई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको सुपरसीड किया गया, यानी कि उनको कहा गया कि अब आप इस कंपनी को चलाने में सक्षम नहीं हैं, तो इसीलिए आप यहां पर हट जाइए, हम अपनी तरफ से पर्सन अपॉइंट करते हैं, वो आपके कंपनी के इंटरनल मैटर्स को देखेगा और वो देखेगा आखिरकार कंपनी के पास वाकई में पैसा है या फिर नहीं है। ठीक है, सो सरई ने खैर इसके अगेंस्ट एक बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अभी हाल ही में 6 अक्टूबर को चैलेंज किया है इस आरबीआई के डिसीजन को, क्योंकि उनका कहना था कि हम मुसीबत में थे, हमने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था मगर हमारी मदद नहीं की गई। हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने हमारी मदद नहीं, क्रेडिटर्स का मतलब जिनको इन्होंने पैसा देना था, शोके जिनको इन्होंने पैसा देना था उन्होंने हमें छूट नहीं दी, उन्होंने हमें समय नहीं दिया, जो कि एक आईबीसी जो मैंने बात की और या फिर एनसीएलटी बात की उसमें एक अहम कंडीशन होती है कि हाँ अगर क्रेडिटर्स चाहें तो इस तरह की चीज को रिजॉल्व किया जा सकता है, बट नहीं किया गया, जो भी रीजन रहे बैंक्स के, जो भी रीजन रहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। ये जो सिरई कंपनी है ये बेसिकली कनोरिया फैमिली की कंपनी है जो कि कोलकाता बेस्ड है यहाँ पर, एंड दी ऑल सिरई कंपनीज आर हेल्ड बाय अ ट्रस्ट कॉल्ड दी कनोरिया फाउंडेशन। कनोरिया फाउंडेशन के द्वारा ये किया जाता है और ये इसकी हिस्ट्री लिखी है, क्या इस पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे का सारा जो मैटर था वो सामने आपके लिखा हुआ है, आप इसको पोज करके अगर पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। जो जो मैंने चीजें बताई हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। एज 29 सितंबर की बात करूं तो सिरई का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो 30,000 करोड़ है। 30,000 करोड़ इसने मार्केट का देना है सिरई इंफ्रास्ट्रक्चर ने, समझे, 30,000 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। कंपनीज ओज अप टू 20,000 करोड़ टू 15 बैंक्स, 15 बैंक्स को इसने 20,000 करोड़ देना और 10,000 करोड़ इसने बाकी इंस्टीट्यूशंस को देना है। खैर सिरई अब ट्राई कर रहा है कि कोई उनकी कंपनी को खरीद ले और इसके लिए तकरीबन 11 ऐसी कंपनी से ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर से इनके पास बिड भी आ चुकी है। लेट्स सी वो क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था कि आखिरकार इसका रीजन क्या था। और अब एक सवाल आपके माइंड में और चल रहा होगा कि मैं बार बार नाम ले रहा हूं एनबीएफसीज का, कि सिरई जो है, सिरई जो ग्रुप है दोनों ये एनबीएफसीज हैं, दैट इज इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में एक वर्ड आ रहा है बैंकिंग और उसके आगे लग रहा है नॉन, यानी कि बैंक नहीं है ये। तो एक सोचने वाली बात होती है कि आखिरकार सर जब बैंक भी तो फाइनेंस करता है और इसी तरह से ये कंपनी फाइनेंस कर रही है, लोन दे रही है, तो फिर बैंक क्यों और एनबीएफसीज क्यों? तो एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। एनबीएफसीज आर डूइंग फंक्शंस सिमिलर टू द बैंक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैंक्स एंड द एनबीएफसी? पहला पॉइंट जो है वो है एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस तरह से बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट का दूसरा नाम है डिमांड लायबिलिटी,
ठीक है, क्योंकि ये बैंक की एक लाइबिलिटी होती है, बैंक का एक दायित्व होता है, जो लोगों ने पैसा इसके बाद डिपॉजिट कराया वो लोगों को पैसा वापस देना, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में कौन से आते हैं अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आपके आगे फिक्स्ड डिपॉजिट खैर टाइम डिपॉजिट होता है, हमारे पास डिमांड डिपॉजिट सिर्फ दो तरीके के होते हैं, सेविंग अकाउंट एंड दी करंट अकाउंट। यानी कि कोई भी एनबीएफसी किसी भी तरह का सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। हाँ, टाइम डिपॉजिट ओपन कर सकता है। टाइम डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट एंड दी रेकरिंग डिपॉजिट आता है, जो कि आपने बहुत सारी कंपनीज ऐसे सुनी होंगी, सहारा हुई जो मेजर आपका इश्यू भी हुआ था, वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करता था, यानी कि वो एफडी के रूप में पैसा लेता था। बट करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कोई भी एनबीएफसी ओपन नहीं कर सकता। दूसरा पार्ट है एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इश्यू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, यानी कि वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी कि वो किसी भी तरह से आरबीआई के जो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा जो आपके डिजिटल मोड्स हैं, एटीएम्स हैं, इनका किसी भी तरह से पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, यानी कि इनमें किसी भी तरह से इस तरह से ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती। आप एनबीएफसी में जाकर ये नहीं कह सकते मुझे आरटीजीएस करानी है, एनईएफटी करानी है, क्योंकि वो आरबीआई के पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, और वो किसी भी तरह का चेक किसी भी कस्टमर को नहीं दे सकते। ऑब्वियस है, जब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं है तो चेक तो उन्हीं अकाउंट में मिलता है जिनके पास सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट होता है। तो ऑब्वियस है वो फर्स्ट पॉइंट से ही आपका दूसरा पॉइंट लिंक है। तीसरी चीज है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन, यानी कि डीआईसीजीसी जो है, उसके तहत आपका सभी के सभी कस्टमर जो बैंक के कस्टमर्स हैं, जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। यानी कि अगर आपका बैंक डूबता है और अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डिपॉजिट है तो आपको 5 लाख रुपए तक डीआईसीजीसी देगा पैसा, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 4 लाख है तो 4 लाख मिल जाएंगे। हाँ, आपके अकाउंट में 6 लाख डिपॉजिट है तब आपको 5 लाख तक ही पैसा वापस दिया जाएगा। ये एक डीआईसीजीसी एक ऐसी यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह की ये इंश्योरेंस सर्विस जो है, अगर कोई एनबीएफसी डूबती है तो किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर सर्विस, कोई भी तरह के इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है उसके डिपॉजिटर्स के लिए, बट बैंक के लिए ये अवेलेबल है। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं, लाइक यहां पर लिखा हुआ है, इज इट नेसेसरी दैट एवरी एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई? ओके, सो सेक्शन 45IA यहां पर एनबीएफसीज के लिए ही डिफाइन किया गया है, जो कि 45IA यहां पर भी 45IE था, यानी कि 45 सेक्शन जो है वो एनबीएफसी से डील कर रहा है। और इसमें यह कहा गया है दैट एनबीएफसी कैन कमेंस और कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द एनबीएफसी ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैविंग अ नेट ऑन फंड ऑफ 25 लाख रुपए, जो कि 2 करोड़ हो चुका है अप्रैल 19 से। ठीक है, सो स्टार्टिंग में था, फिर 2 करोड़ कर दिया गया, यानी कि अगर 2 करोड़ नेट ऑन फंड का मतलब पूंजी, जो उसकी स्टार्टिंग बिजनेस करने जब स्टार्ट कर रहा है उस टाइम उसकी पूंजी जो है वो 2 करोड़ रुपए है, तो यहां पर आपका एनबीएफसी को, नो एनबीएफसी कैन कमेंस और कैरी ऑन बिजनेस, यानी कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस है एनबीएफसी की, जो एक बेसिक डिफरेंस था मैंने आपको बताया यहां पर एनबीएफसी का। खैर, अगर आपको एनबीएफसी के बारे में और बहुत सारी डिटेल जाननी है तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप आरबीआई के एफएक्यू में जा सकते हैं, और वहां पर एनबीएफसी के बारे में बहुत ही पूरा लेक्चर दे रखा है। ठीक है, आई होप जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप समझ गए होंगे आखिरकार ये मुद्दा क्या था जो काफी चर्चा में था। एक सरई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड से रिलेटेड काफी न्यूज आ रही थी, और वो आपको एक एक पॉइंट छोटा मैंने डिस्कस किया। इसी तरह से मेरी और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए, अगर आप मुझे डेली करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मेरी क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस रोज सुबह 7:30 बजे अनअकैडमी प्लस पे होती है। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मेरे साथ बहुत सारे एजुकेटर्स यहां पर आपको डेली बेसिस पर अलग अलग सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स बैंक एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे कोर्स का लिंक है, और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने का भी लिंक मैंने दिया हुआ है। जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए मेरे साथ और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ। आप कोड यूज कर सकते हैं SBI10, जिससे आपको अनअकैडमी प्लस खरीदते वक्त 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते रहिए, इसी तरह से बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह की और बहुत अच्छी वीडियोस के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।